ऑन है, ये लैकोपेरॉन इसकी एंजाइम्स बन रही हैं या ऑफ है, नहीं बन रही हैं इसकी एंजाइम्स? क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है? ऑन मैम। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी रिप्रेसर इनएक्टिव है। क्या है? रिप्रेसर इनएक्टिव। रिप्रेसर इनएक्टिव होने की वजह से वो किसको नहीं जोड़ रहा? वो वो उस पे नहीं जुड़ रहा, ऑपरेटर रीजन पे नहीं जुड़ रहा। जब ऑपरेटर पे नहीं जुड़ रहा तो फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रही है? आरएनए बना रही है, और वो आरएनए ट्रांसलेट हो रहा है। जब भी हमारा प्रोटीन बन रहा होगा तो हम कहेंगे ऑन कंडीशन। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये भी हमने शुरू किया था, बात हमने करी थी कि कोई भी क्राइम के स्पॉट्स हो, कहीं पर किसी का डीएनए पता हमें करना है कि किसका डीएनए है, ये कौन असलियत में किसी बच्चे का फादर है। तो इस तरह से डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। तो वो भी कहाँ पे होते हैं, कौन से प्रोजेक्ट की वजह से हो पाए डीएनए टेस्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से। इसका क्या एम था इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट में ह्यूमन की जीन्स को, जो कितनी जीन्स है, 3 बिलियन बेस, तो उन जीन्स को एक एक करके पूरा उसका नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस लिखा गया। एक नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस पता करने में $3 लगते थे, $3। तो 3 बिलियन, तो सोच लो बेस पेयर्स का पता करना है। तो इसीलिए ये पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी थी? $9 बिलियन। क्योंकि 3 × 3, 9, 3 3 9। अब इसके गोल्स क्या क्या थे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के क्या क्या एम थे? हमने क्यों किया? सारी की सारी जीन पता करने के लिए, जो 20,000 से 25,000 जीन हमारे अंदर होती हैं ह्यूमन डीएनए में, वो पता करने के लिए। इनका सीक्वेंस पता करने के लिए 3 बिलियन बेसिस का। इस इंफॉर्मेशन को डाटा बेसिस में स्टोर करने के लिए। इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में मतलब डाटा समझने के लिए इम्प्रूव करना कंप्यूटर सिस्टम्स को, ताकि हम जो डाटा मांगे, हमें इंफॉर्मेशन जो मांगे, हम जिस ह्यूमन के डीएनए के बारे में, हमें तुरंत मिल जाए। तो हम इस ह्यूमन जीनोम के सारे डाटा को, यानी इंफॉर्मेशन को, हम इन्हें कंप्यूटर्स में रखा है। कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर में रखा है। तो सॉफ्टवेयर पे जब भी हम अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं, और हमें जब भी कोई ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होता है, या किसी जीन के बारे में जानना होता है कि ऑन विच क्रोमोसोम द स्किन जीन इज प्रेजेंट, स्किन कलर जीन इज प्रेजेंट, ऑन विच क्रोमोसोम डज द इंसुलिन जीन इज प्रेजेंट, ऑन विच क्रोमोसोम डज द हीमोग्लोबिन जीन इज प्रेजेंट। तो हमें जब जीन का सीक्वेंस पता करना होता है तो फिर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये जो एम है वो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एम है कि हम 20,000 से 25,000 तक जीन जो है ह्यूमन के डीएनए में, उन्हें का पता लगाएं, उनका सीक्वेंस पता लगाएं। सीक्वेंस 3 बिलियन बेसिस का पता लगाएं। ह्यूमन डीएनए में इतने बेसिस होते हैं इसलिए। एंड स्टोर करना इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में। बड़े बड़े कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए जिनमें हम जितनी भी डाटा अब हमने निकाली है, इतनी मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया, इतने जीन्स को पता किया, तो उस जीन को पता करने के लिए आगे यूज कैसे होएगा? जब हम उस डाटा को यूज करेंगे प्रॉपरली, उसको एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर सिस्टम में डालेंगे इंफॉर्मेशन को, तो स्टोर भी करानी है हमें इंफॉर्मेशन। और उससे वापस से जब हमारा क्वेश्चन हमारे माइंड में है, हम किसी जीन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उससे आउटपुट भी लेंगे। सॉफ्टवेयर से हम कमांड डालकर कि हमें ये जीन पर्टिकुलर बताओ इस डीएनए की, इस क्रोमोसोम की, तो वो हमें बताना चाहिए। तो हमें डाटा एनालिसिस के टूल भी इंप्रूव करने हैं। इंप्रूव द टूल फॉर डाटा एनालिसिस टू एड्रेस द एथिकल एंड लीगल एंड सोशल इशू। ये कल भी बात करी थी, किसी का कोई फ्रॉड हो गया है, किसी का कोई लीगल केस हो गया है, कि कोई किसी का मर्डर हो गया है, तो उस साइट पे किसी का डीएनए मिला है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन कातिल है। क्योंकि हमें जिस पे शक होगा, जिसके खिलाफ सारे सबूत हैं, उसका डीएनए हम, बस हमें उसका डीएनए मैच करना है अपने क्राइम स्पॉट पे मिले डीएनए से। और पेश जो डेथ हुआ है जिसकी, उसके अंदर भी अगर उसकी बॉडी में कहीं पे कोई डीएनए मिल रहा है, उसकी नाखूनों में या उसके कहीं पर भी उसको ऐसा ब्लड के निशान है, तो फिर उससे क्या कर सकते हैं हम? पता कर सकते हैं कि किसने कत्ल किया हो सकता है, श्योरिटी।
तो इसीलिए एथिकल लीगल इश्यूज वो होते हैं जो कोर्ट डील करता है। एथिकल इश्यूज और भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ से कोई पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशीज किसी और फॉरेन कंट्री में ले जाए चुरा के, और फिर वहां पर वो उसको लार्ज नंबर में बढ़ाकर और अपने नाम करा ले कि ये तो मेरी डिस्कवर्ड स्पीशीज है, ये तो मैंने किया है रिसर्च। कोई किसी का रिसर्च वर्क चुरा ले, कोई किसी का कुछ यहाँ से इंडिया से कुछ ले जाए, तो ऐसे इश्यूज को एथिकल इश्यूज कहते हैं। मतलब ये जो हमारे साथ धोखेबाजी होती है, फ्रॉड होता है, ये एथिकल लीगल और सोशल इशू, सामाजिक इशू, कोई सामाजिक इशू है, पर्टिकुलर किसी कंट्री की पॉपुलेशन के ह्यूमंस की पॉपुलेशन में पर्टिकुलर कोई बीमारी ज्यादा आती जा रही है, तो हम हमारे लिए वो क्या है, एक सोशल इशू बन गई है। तो हो सकता है हम डीएनए के यूज से, ह्यूमन के डीएनए के यूज से उसको वो बीमारी से छुटकारा पा सकें, ताकि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी सेव हो जाए। तो जैसे अभी क्या हुआ था, कोरोना वायरस आ गया था, बहुत सारी कम्युनिटीज को वो लग गया था, बहुत लोग मर गए, और बहुत सारे लोगों के लिए एक नया वायरस था, तो उसके लिए लड़ना मुश्किल था। फिर उसके धीरे धीरे उसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हिसाब से और उसके डीएनए को स्टडी करके उसकी वैक्सीन्स बनाई गई। तो जीनोम प्रोजेक्ट जो भी होते हैं, किसी के भी जो जीनोम प्रोजेक्ट होते हैं, वो उनकी स्टडी करने के लिए होते हैं, प्लस उन स्टडी को सही मौकों पे यूज करने के लिए होते हैं। जब भी कोई ऐसा जरूरत पड़ती है कि हमें किसी का डीएनए पता लगाना है, तो ये जीनोम प्रोजेक्ट ही हमें उस जीन का, सही जीन का पता लगा सकते हैं। उसमें हम रिसर्च करके फिर उसकी यूज ह्यूमन के लिए, उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। पहले सीक्वेंस पता लगाएंगे, कंप्यूटर में डालेंगे, कंप्यूटर में डालने के बाद उससे वापस आउटपुट लेंगे जो भी हमें रिलेटेड क्वेरी है, जो हमारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड। और तीसरा एथिकल लीगल सोशल इशू, इसको शॉर्ट फॉर्म में ELSI भी बोलते हैं, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, ELSI। अब हम इसका स्टेप्स क्या है, हम इसको किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, ये हमें देखना है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने दो मेथड हमारे होते हैं जिनसे हम जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे दो सेगमेंट्स होते हैं जिसे बोलते हैं, पहला तो है, दो मेथड्स में पहला है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। मतलब ऐसे रीजन्स जो एक्सप्रेस होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इन द टर्म्स, उनकी mRNA बनता है और उनका प्रोटीन भी बनता है, तो उनको एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कहते हैं। मतलब डीएनए के उन्हीं पार्ट का सीक्वेंस पता करो, फालतू की डीएनए के सेगमेंट का सीक्वेंस पता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उतने डीएनए का सीक्वेंस पता करना जो एक्सप्रेशन करता है, जिसकी जीन एक्सप्रेशन होती है, यानी जिससे आरएनए बनता है और फिर आरएनए के बाद प्रोटीन बने। तो इस तरह के सारे जीन्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जब सीक्वेंस लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं मेथड EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, वो पार्ट जो कि एक्सप्रेस हो रहे हैं। और एक और मेथड है, इसमें तो हमें सिर्फ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में तो हमें सिर्फ वो वाली जीन्स का सीक्वेंस पता करना है जिनके प्रोटीन बनेंगे। पर ब्लाइंड अप्रोच में क्या है, ब्लाइंड अप्रोच में अंधाधुंध, अंधाधुंध मतलब आंख बंद करके, आंख मूंद करके ब्लाइंड अप्रोच है कि सारी की सारी जीन जो चाहे काम की हो चाहे नहीं काम की हो, सारी की सारी टोटल 3 बिलियन बेसिस, सारे के सारे 3 बिलियन बेसिस पता लगाने पड़ेंगे। और एक बार पता लगा लिया उसके बाद उनको असाइन करना है कि कौन इनमें से सीक्वेंस, इनमें से कौन से सीक्वेंस क्या है, किस mRNA के लिए है। बाद में उनको टैग लगाना है, पहले पूरी की पूरी रैंडमली फुल डीएनए की वो कर लो सीक्वेंसिंग, फिर बाद में उस पर टैग लगाओ कि ये इंसुलिन का आरएनए है, ये हेयर का